हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत संस्कृत में सेट 2 को सॉल्व करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आज जो है देखते हैं, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो क्यों आवश्यकता होती है शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की? तो किस लिए? छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, या छात्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने के लिए। तो छात्र में जो नैदानिक परीक्षण है यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किया जाता है वो भी किस में, लर्निंग में, वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए कि बच्चा किस विषय में तेज है और किस विषय में वो कमज़ोर है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? अब आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा? रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट या ग्रामोफोन। तो अगर आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगेगी वो श्यामपट्ट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। तो लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का मतलब क्या होता है? पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, ये श्रुतलेख हो जाएगा। अगर अध्यापक बोल रहा है, छात्र लिख रहा है सुन के, तो वह श्रुतलेख हो जाएगा, प्रतिलेख नहीं होगा। एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं, स्मरण के आधार पर लिखना। तो देखिए, शिक्षण में प्रतिलेख का मतलब होता है कि किताब से आप क्या करिए, देख करके लिखिए, यानी कि पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, यह प्रतिलेख होता है। अध्यापक बोलते हैं, छात्र लिखते हैं, वो क्या होता है? श्रुतलेख होता है। श्रुतलेख प्रतिलेख में डिफरेंस आप एकदम एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, छंदोबद्धता होती है। तो छंदोबद्धता जो है किस में होती है? छंद की बद्धता गद्य में, नाटकों में, पद्य में या कहानी पाठों में कहाँ पे होता है? तो छंदोबद्धता या छंद की बद्धता ऑप्शन सी राइट आंसर है, पद पाठ में होता है। पद या पोयम पढ़ते समय, कविता पढ़ते समय आपको छंदोबद्धता की आवश्यकता होती है। पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना यह अशुद्ध वाचन है। प्रयत्न व लाघव ये भी हैं। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी ये भी है। लेकिन सस्वर वाचन यानी कि सस्वर वाचन जो है कहीं से भी, ये क्या है? अशुद्ध वाचन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। भाई जितने वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तालु है, कंठ है, ओष्ठ है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है। अकु, अकुह विसर्जनिया, अकुह विसर्जनियाम कंठ, यानी कि अ से कहाँ तक? देखिए, अ और क वर्ग ये किससे आते हैं? कंठ में। अकुह विसर्जनियाम कंठ मतलब अ हो गया। और क वर्ग, क वर्ग से आप समझ रहे हैं क्या? क वर्ग यानी कि क कौन कितने वर्ड आते हैं? क वर्ग में 5 वर्ड हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंग। ये पांचों वर्ड जो है किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और साथ ही साथ अ भी कंठ से बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अकु विकर्ष अकु अकुह विसर्जनयाम कंठ, यानी कि अ और क वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। मूर्धा से बोले जाने वाले कौन है? ऋतु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब हो गया री। और ट वर्ग जो आता है ये किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अड़ और र और ये षटकोण वाला स, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सातवां प्रश्न है, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो कहाँ पे इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का उल्लेख किया गया है या निरूपण किया गया है? 10 कुमार चरित्र में, रघुवंशनम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का जिक्र कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, रघुवंशनम में। कहाँ पे हुआ है? रघुवंशनम में कालिदास ने किया हुआ है। ठीक है। आठवां, अब याद रखिएगा, पूछ देगा रघुवंशनम किसकी रचना है? तो रघुवंशनम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित? व्याकरण से, नाट्यशास्त्र से, अलंकार से, काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी
किससे संबंधित है? यह व्याकरण से। किसने लिखा है? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखा हुआ है और यह व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभक्त किया है, तो संस्कृत वर्णमाला को कितने खंडों में विभक्त किया है पाणिनि ने? 12 खंडों, 14 खंड, 16 खंड या 18 खंडों? 14 खंडों में। और यहीं से महेश्वर सूत्रों की रचना होती है। महेश्वर सूत्र कितने हैं? तो महेश्वर सूत्र कितने हैं हमारे? 14 महेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 10वां प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए सारे वर्ण याद करने के आपकी ट्रिक है क्या? ऐसे याद कर लीजिए, क वर्ग यानी कि क, च, ट, त, प, बस याद रख लीजिए इसको। क वर्ग में 5 वर्ड इसमें है, 5 वर्ण इसमें है, 5 वर्ण इसमें है, 5 वर्ण इसमें, 5 वर्ण इसमें, टोटल 25 वर्ण होते हैं, तो याद रख लीजिए। क वर्ण यानी कि क्या? क, च, ट, त, प, आपको सारे वर्ण याद हो गए। अब इसमें से आपको पूछा हुआ है त वर्ण का, क वर्ग का क्या होता है? उच्चारण कंठ हो गया। ठीक है, ट वर्ग का क्या होता है? मूर्धा होता है। च वर्ग का क्या होता है? तालु होता है। अब बताइए, इसमें से आपसे पूछा है त वर्ग का उच्चारण, प वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ होता है, ओठ से उच्चारण होता है। अब इसमें से आपका कौन सा ऐसा वर्ण है जो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, जैसे त, थ, द, ध, न, ये आप किससे बोलते हैं? दंत दांत से बोलते हैं, तो दंत ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है, यानी कि गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछा है गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यति या अगच्छत, क्या हो जाएगा? गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छतु। ठीक है, गम धातु लोट लकार देखिए, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, क्या होता है? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छाव, गच्छाम। आपको ये रूप याद करने पड़ेंगे। 12वां प्रश्न है, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? यानी कि पित्रा जो है पितृ शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है यह? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा कौन सा राइट है? तृतीया, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन। तृतीया एक वचन का है। पित्रा किसका है? तो तृतीया एक वचन का है ये पित्रा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जा चुका है यह रूप। 13वां प्रश्न है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है। तो अष्टाविंशति का अर्थ क्या होता है? देखिए अष्टा का मतलब क्या हो गया? 8, और विंशति का मतलब हो गया 20। अब बताइए अब क्या होगा? अष्टाविंशति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट। 18 का क्या हो जाएगा? अष्टादश। क्या हो जाएगा? अष्टादश। 18, 10 मतलब 10 और 8, तो 10 8 कितना हो जाएगा? 18, अष्टादश हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? अष्टात्रिंशति। क्या हो जाएगा? 38 का अष्टात्रिंशत। त्रिंशत का मतलब क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, और 8 आप समझ ही रहे हैं, तो अष्टात्रिंशत का मतलब क्या हो गया? 38 हो गया। 48 का क्या हो जाएगा? 48 यानी कि अष्टाचत्वारिंशत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। अब 14वां प्रश्न है, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस आकः, पा प्लस आवकः, पौ प्लस अकः, पो प्लस अकः। पावकः का संधि विच्छेद पौ प्लस अकः। ऑप्शन सी हमारा क्या होता है? राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 15वां प्रश्न है, जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है? यानी कि जगदीशः शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है? आपसे ये तोरली से, मनुष्वारा से, खरिश्च से या फिर झलाम जोनशते से? तो किससे हुआ है? झलाम जोनशते। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इससे जगदीशः में क्या हुआ है? संधि हुई है। अब कैसे हुई है देखिए, कह रहा है झलाम जोनशते, जगदीश यानी कि जगत प्लस ईश, बड़ी ई है याद रखिएगा, और उससे क्या बन गया है? जगदीशः। ठीक है, जगत प्लस ईश यानी कि जगदीशः। अब देखिए इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, बड़ी ई और छोटी ई का ध्यान आप रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, 16वां है प्रश्न, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है। तृतीया एक वचन पूछा है आपसे राम शब्द के रूप में। तो देखिए राम शब्द का रूप क्या होता है? सबसे पहले तो प्रथम विभक्ति में राम, रामौ, रामः। क्या होता है? राम, रामौ, रामा, फिर रामम, रामौ, रामान, और
आपसे क्या पूछा, तृतीय एक वचन पूछा था, रामेण रामाभ्याम रामय रामय, तो क्या हो जाएगा तृतीय एक वचन रामेण, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, पठामह पद धातु का रूप होता है, तो पठामह किस पद धातु का रूप होता है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, या फिर विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो पठामह किसका होता है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है क्या पठामह। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, लट लकार बहुवचन इनके पठामह क्या होता है, उसका सबसे पहले हो जाएगा पठाओ पठाम पठामह, क्या होता है पठाओ पठाम पठामह, तो पठामह बहुवचन में हो गया, उत्तम पुरुष और लट लकार का हो गया, ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 18वां प्रश्न को, दा धातु में कत्वा प्रत्यय क्या है, कत्वा प्रत्यय क्या योग करने पर होता है, तो क्या हो जाएगा, धातु आपकी क्या है, दा धातु है, प्रत्यय क्या है कत्वा। अब आपसे इससे क्या बनाएंगे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या बन जाएगा, दात्वा बन जाएगा, दायित्वा बन जाएगा, दत्वा बन जाएगा, दायित्वा क्या बनेगा, दत्वा बनेगा, दात्वा नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, सह पादेन खंजह अस्ति, यानी कि वह पैर से लंगड़ा है, वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है, आपसे पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें विधायक सूत्र क्या हो जाएगा, रुच्यर्थनाम प्रियमाणाम एनांग विकारः, तो इसमें एनांग विकारः यानी कि वह क्या है, एक पैर से क्या है, सहपादेन खंजे यानी कि वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है, सहपादेन खंजे पैर से लंगड़ा है। अब याद रखिए जब भी विकार शारीरिक विकार की बात करेगा वहाँ पे एनांग विकार ही लगेगा, यानी कि अंग से विकृत होगा, तो ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा इसको। 20वां प्रश्न है हमारा, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, तो संस्कृत के प्रत्येक लकार के कितने पुरुष होते हैं, तो तीन, कितने होते हैं, तीन होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जान लीजिए कौन कौन से, आपको पता भी होगा, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष, ठीक है, कितने तीन पुरुष ने, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है। 21वां प्रश्न है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, तो देखते हैं किसका किया जाता है, लट लकार का, लोट लकार का, लट लकार का, या फिर लंग लकार का। देखिए लट लकार क्या होता है, लट लकार वर्तमान काल, क्या होता है वर्तमान काल, देख लीजिए यहीं पे वर्तमान काल होता है लट लकार। लोट लकार क्या होता है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक आज्ञा के रूप में इसको हम लोट लकार को लेते हैं। भविष्य काल क्या होता है, तो लिट लकार, भविष्य काल क्या होता है, भविष्य काल के लिए हम क्या लगाते हैं, लिट लकार लगाते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लंग लकार क्या होता है, अनंतन भूतकाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है, यानी कि सुनाई भी और दिखाई भी देता है, तो कौन सा ऐसा उपकरण है देख लेते हैं। टेप रिकॉर्डर है, चार्ट है, टेलीविज़न है, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन से सिर्फ सुनाई देता है, चार्ट से दिखाई देता है, टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है, लेकिन टीवी यानी कि टेलीविज़न ऐसा है जो दिखाई और सुनाई दोनों देता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है, तेन में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है तेन में, तो तेन में देखिए कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो तेन में कौन सी, देखो सह तौते तम तौतान तेन ताभ्य तय, यानी कि कौन सी विभक्ति है तेन में, तृतीय विभक्ति। जैसे रामेण में कौन सी विभक्ति थी, तृतीय एक वचन था, उसी तरह से तेन में भी कौन सी विभक्ति है, तृतीय एक वचन है, याद रखिएगा इसको। 24वां प्रश्न है, अगत्य में प्रत्यय है, तो अगत्य में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा है, कत है, ल्यप है, श्रुत है, तो अगत्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्या होगा, गम प्लस ल्यप से क्या हो जाएगा, आगत्य, क्या हो जाएगा, गम प्लस ल्यप, इससे क्या बन गया है, आगत्य, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, बिभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार कौन सा है, इसमें मूल धातु और लकार पूछा है, तो देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, भी धातु है और लकार कौन सा है, लट लकार है, भी धातु लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, लट लकार का मतलब क्या हो गया, वर्तमान का धातु कौन सा है, भी धातु है। 26वां प्रश्न है,
भारतीय भाषाओं की जननी है? तो भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, संस्कृत। ठीक है। 27वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है, तो इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से याद रख लीजिए। सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद पूछ दे तब कौन सा है? सबसे नवीन वेद अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, सबसे बाद में लिखा गया। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। 28वां प्रश्न है, श्रुत प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी कि श्रुत प्रत्यय युक्त पद कौन से? इसमें किसमें श्रुत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, कथितः, कर्तुम, पठन, पठित्वा। पठन में श्रुत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे पठन है, पठ प्लस श्रुत से क्या हो जाएगा? पठन। 29वां प्रश्न है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है? निश्चर होता है, दिनकर होता है, सुधाकर होता है, या फिर रत्नाकर होता है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर। क्या हो जाएगा? रत्नाकर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आपको पर्यायवाची भी याद रखने हैं। अंतिम प्रश्न है 30वां, भूतः, भूत बलिह पद में कौन सा समास है? यानी कि भूत बलिह में कौन सा समास है इसमें? तो यहाँ देखते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। यानी कि भूत बलि में समास कौन सा है? तो भूत बलि में ऑप्शन बी राइट आंसर है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब देखिए, भूत शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और इसमें उत्तर पद बलि प्रधान है। यह कौन सा? ये बलि उत्तर पद प्रधान है। अब जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों अपोजिट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।